हेलो स्टूडेंट्स, 11th के बच्चों का एडमिशन हो चुका है लेकिन विद्यालय नहीं खुल रहा है, इसलिए हम आपको बायोलॉजी की क्लास शुरू कर रहे हैं और ये वीडियो बनाया गया है आपको पहला लेसन समझाने के लिए। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। इससे पहले आपको बता दें कि आपकी ये पहली यूनिट है बायोलॉजी की बुक की, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। जैसा कि आपने 9th क्लास में भी एक लेसन इस नाम का पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ ये एक पूरी यूनिट बन गई है और इसमें 4 लेसन हैं, चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4। तो अब हम चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड इससे शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लिविंग। मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम नॉन लिविंग से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, उसके कैरेक्टर्स, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, शो होम्योस्टेसिस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इंटरेक्शंस with another cells, heredity, adaptations and evolution। ये कुछ डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स हैं लाइफ के, जिन्हें हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अलाइव किसे कहते हैं? जिसमें ग्रोथ होती है, जो रिप्रोड्यूस करता है, जिसमें हेरिडिटी होती है, होम्योस्टेसिस, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रेस्पॉन्ड करता है जो। अच्छा, ग्रोथ के बारे में देखते हैं। इंक्रीज इन मास और नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल्स इज कॉल्ड ग्रोथ। अब मास बढ़ना अलग बात है और नंबर बढ़ना अलग बात है। नंबर अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बढ़ता है तो हम उसे रिप्रोडक्शन में रखते हैं, लेकिन अगर बॉडी एक ही रहती है, उसके अंदर चाहे सेल्स का नंबर बढ़ रहा हो, फिर भी उसे हम ग्रोथ कहते हैं। तो ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होती है वो सेल डिवीजन से होती है, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें अगर सेल डिवीजन होता है तो वो रिप्रोडक्शन बन जाता है। Cell division is also a method of reproduction in unicellular organisms. Thus, the growth and reproduction are mutually inclusive events and occur simultaneously. On the other hand, in multicellular organisms, growth and reproduction are mutually exclusive events. Cell division in unicellular organisms can be observed in vitro, in test tube, petri dishes, or under microscope. Cells can also be counted. Difference of growth in non-living objects and living organisms. कुछ नॉन लिविंग थिंग्स में भी मास धीरे धीरे बढ़ता जाता है, लेकिन वो बाहर से आने वाली चीज़ों के डिपोजिशन से होता है, उसे हम ग्रोथ नहीं मान सकते। वो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द सरफेस होता है। अगर जो चीज़ सेंटर में है वो सबसे पुरानी होगी, और जो पेरिफेरी पे है वो ही सबसे नया डिपोजिशन होगा, अगर नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो।
इससे हम पहचान सकते हैं लिविंग थिंग्स की ग्रोथ एंड नॉन लिविंग थिंग्स की ग्रोथ। एक और बहुत जरूरी कैरेक्टर है लिविंग बींग्स का, रिप्रोडक्शन। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम काइंड। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी occurs reproduction occurs either sexually or asexually. When genetic information from two individuals of different types is mixed in the offspring, then it is called sexual reproduction. And when uniparental reproduction is carried out, then it is called asexual. Asexual reproduction is a feature of lower organisms. For example, yeast, hydra, etc. The method of asexual reproduction is budding, in planaria, fragmentation, in fungi and filamentous algae, fragmentation is the main event in reproduction. In bacteria and amoeba, binary fission is a method of reproduction. In Euglena, Paramecium also, asexual reproduction occurs by binary fission. Sexual reproduction is commonly observed in higher plants and animals. It involves formation of gametes by two parents of same species, and new individual is developed by fusion of gametes. So offspring is not a clone of either of the parent. दो अलग अलग पेरेंट्स एक ही स्पीसीज के अलग अलग तरीके के गैमीट बनाते हैं और उन गैमीट्स के फ्यूजन के बाद ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है, और वो जो ऑफस्प्रिंग है वो किसी भी पेरेंट का क्लोन नहीं होता। इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिविंग बींग्स की एक और बहुत ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म। All living organisms are made of big or small chemicals of various types which exhibit different functions. They are constantly being synthesized and transformed into other biomolecules through different chemical reactions, and these chemical reactions are called as metabolism. And metabolism is of two types, anabolism and catabolism. Non-living objects never exhibit metabolism. So metabolism is a distinguished character of living beings. तो ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का डिफरेंस दिखाया है। जब छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके कोई बड़ा बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म कहते हैं, और जब कोई बड़ा बायोमॉलिक्यूल टूट करके छोटे मॉलिक्यूल्स बनाता है तो उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और इन दोनों को मिला के मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एक और डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ लिविंग बींग्स है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें जो बिल्डिंग मटेरियल ब्लॉक्स हैं वो सेल होती हैं, तो वो लिविंग बींग्स होंगे। अगर मर भी जाएं तो वो डेड मटेरियल, जैसे हमारे घर में लकड़ियाँ रखी है, वो भी एक डेड मटेरियल है जो कभी लिविंग था। उसके अंदर हमें डेड सेल्स मिल जाएंगी, लेकिन जो नॉन लिविंग था पहले से ही, उसमें कभी हमें सेल नहीं मिलेंगी। कॉन्शियसनेस, सेंसिटिविटी किसी भी तरह की
गर्मी से, ठंड से, उजाले से, अंधेरे से, ठंड या किसी चीज़ को छूने से अगर कोई रेस्पॉन्स करता है कोई भी चीज़, तो वो लिविंग बीइंग होगा। वैसे आजकल सेंसर लगे हुए गैजेट्स आने लगे हैं, लेकिन वो अलग तरह का सेंस है। उसे अगर ऑफ कर दें, उसका करंट ऑफ कर दें, वो नहीं रेस्पॉन्स करेगा। Thus, living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating, interactive system capable of responding to external stimuli। ये इसमें सारी बातें इंक्लूड कर दी हैं इन्होंने एक ही लाइन में। All living organisms are linked to each other through a common genetic material। ये भी एक खास बात है। कॉमन जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए इस तरह के हैं जो चाहे वायरस से लेकर के और ह्यूमन बींग्स तक कॉमन हैं, सभी में पाए जाते हैं। अब हम इस लेसन के मेन टॉपिक पे आते हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। बायोडाइवर्सिटी refers to the number and variety of organisms, plant or animals, fungi or protista or monera and so on। बहुत सारे तरह के लाइफ की फॉर्म्स हैं और ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, 1.7 to 1.8 million species of different organisms have been described, yet millions of unknown organisms are to be identified. These organisms are distributed over a wide range of habitat, including dense forests, thermal vents, dry deserts, hot springs, frost, आइस एट्सेट्रा। दुनिया में लगभग 1.8 मिलियन स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं और बहुत सारी नहीं खोजी जा चुकी। हो सकता है जितनी अभी तक खोजी गई हैं इनसे ज़्यादा ना खोजी गई हों, और गहरे से गहरे समुद्र में, ऊंचे से ऊंचे पर्वत पर, सबसे ज़्यादा गर्म जगह पर, सबसे ज़्यादा ठंडी जगह पर, सब जगह ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनकी लाइफ की फॉर्म्स अलग अलग होती हैं। इसे हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। अब इनके नाम रखने का एक सिस्टम बनाया गया है जिससे अलग अलग भाषाओं में इनके अलग अलग नाम ना रहें, और अगर कोई स्पीसीज एक बार डिस्क्राइब हो चुकी है तो उसको पूरी दुनिया में माना जाए। इसके लिए एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम बनाया गया है। पौधों के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN एक यूनियन है, और एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। इनका काम होता है इन ऑर्गेनिज्म जो भी कोई नया आएगा उसका नाम रखने का। और इसी तरीके से बैक्टीरिया, वायरस के नाम रखने के लिए भी इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरसेस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये भी संस्थाएं बनाई हुई हैं। इंटरनेशनल संस्थाएं हैं ये वैज्ञानिकों की। जो भी नाम रखा जाता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक को जेनेरिक नेम कहते हैं और एक को स्पीसीज कहते हैं। दिस इज नोन एज बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, और इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया था कैरोलस लीनियस ने।
इन्होंने अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरी में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर शुरू किया था। फॉर एग्जांपल जैसे मैंगो है, इसका नाम मैंजीफेरा है, मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका इसकी स्पीसीज है और मैंजीफेरा इसका जीनस है। जीनस को हम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं और स्पीसीज को लोअर केस लेटर से। ज़्यादातर ये नाम किसी लोकल नाम से लिए गए होते हैं, लेकिन वो लैटिनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, जैसी लैटिन भाषा में बोला जाया करते थे। जैसे इंडिया में पाई जाने वाली स्पीसीज को हम इंडिका नाम दे देते हैं कई बार। और कई बार उसके आगे जैसे मैंजीफेरा इंडिका के आगे LINN लीनियस लिखा हुआ, इसका मतलब जो सबसे पहले किसी स्पीसीज को डिस्क्राइब करता है उसका वैज्ञानिक का नाम भी जोड़ देते हैं। लेकिन ये ऊंचे लेवल की किताबों में या कहीं जो संग्रहालय में लिखा जाता है वहाँ लिखा जाता है। आपको जब डिस्क्राइब करना है अपने क्वेश्चन आंसर में या कुछ में, तो उसमें ये लिन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंजीफेरा इंडिका ही कंप्लीट नाम है। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं: ह्यूमन, लॉयन, डॉग, ओनियन, व्हीट, ब्रिंजल, रोज। इन्हें भी नोट कर लेंगे। जो भी आपकी NCERT की बुक में एग्जाम्पल्स हैं उन पर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, इसलिए वो एग्जाम्पल आपको कम से कम याद रहने चाहिए। ये बहुत डाइवर्सिटी होने की वजह से क्लासिफिकेशन करना पड़ता है हमें ऑर्गेनिज्म का, जिससे हम पूरी एक क्लास जिसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज हों उसका एक बार अगर स्टडी कर लें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्पीसीज में किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक होंगे। Classification is the process by which organisms are grouped into convenient categories based on some easily observable characters. For example, plant having root, shoot and leaves or flowers are categorized into angiosperms. अगर फ्लावर हैं तो एंजियोस्पर्म होगा, अगर कोई और कैटेगरी है तो उसमें फ्लावर्स नहीं होंगे। इसी तरीके से मैमल्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होंगी, हेयर होंगे, वो मैमल्स में आएंगे। चाहे डॉग हो, कैट हो, ह्यूमन बीइंग हो, सब मैमल्स। तो अब करेक्टर्स में बहुत ज़्यादा समानता होती है, इसलिए हम पूरी क्लास के करेक्टरिस्टिक पढ़ करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी करेक्टर्स भी कैसे होंगे स्पीसीज में। अब एक शब्द आता है टैक्सा। ये जो क्लासिफिकेशन करने का प्रोसेस है इसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। और जो एक कैटेगरी बनती है क्लासिफिकेशन में, चाहे वो छोटी कैटेगरी हो स्पीसीज या बड़ी कैटेगरी हो जीनस, उसके बाद फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद क्लास, उसके बाद फाइलम, इसको हम टैक्सा कहते हैं। एक कैटेगरी माने एक टैक्सा। टैक्सा कैन बी बिग और स्मॉल। इसका सिंगुलर है टैक्सॉन। Plants is a taxon and angiosperm is also a taxon which is part of plants. इस तरीके से समझिए, प्लांट्स भी एक टैक्सॉन है। अगर प्लांट नाम दे दिया तो उसमें एंजियोस्पर्म भी आएंगे, जिम्नोस्पर्म भी आएंगे, ब्रायोफाइट भी आएंगे, टेरिडोफाइट भी आएंगे।
लेकिन टेरिडोफाइट अपने आप में अलग टैक्सॉन है, ब्रायोफाइट अलग टैक्सॉन है, एंजियोस्पर्म अलग टैक्सॉन है, जिम्नोस्पर्म अलग टैक्सॉन है. Classification is not done in a single step, and organisms are classified among taxa at different levels. The same organism, dog, belongs to taxon animals as well as taxon mammals and to several other taxa also: order, class, family, genus, etc. Organisms are actually classified in a hierarchy of taxa या rank of category. जैसे किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरी है, उसके बाद आता है फाइलम, उसके बाद आती है क्लास, उसके बाद आता है ऑर्डर. तो ये हायरार्की ऑफ टैक्सा है, मतलब रैंक ऑफ कैटेगरीज. देखिए इसमें ऊपर से नीचे दिया हुआ है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. प्लांट्स के केस में फाइलम की जगह डिवीजन कहते हैं. सबसे नीचे का जो टैक्सॉन है वो है स्पीसीज. और उसकी डेफिनेशन कैसे करें कि हम इनको एक स्पीसीज में किस किस चीज को रख सकते हैं. अब देखिए ना, एक कुत्ता बिल्ली से छोटे साइज का हो सकता है और एक बिल्ली एक कुत्ते से भी बड़े साइज की हो सकती है, लेकिन बिल्ली अलग स्पीसीज है और कुत्ता अलग स्पीसीज है. आपने 50 तरह के कुत्ते देखे होंगे, बिल्कुल अलग शक्ल, उनकी एक दूसरे से बिल्कुल भी शक्ल, सूरत, साइज कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो एक ही स्पीसीज में आते हैं. तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले हैं उनको हम कह सकते हैं कि जो इंटरब्रीडिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो स्पीसीज है. लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, बैक्टीरिया वगैरह, उसमें एक स्पीसीज में रखने में और ज़्यादा परेशानी आती है. उसमें बहुत सारे करेक्टर्स मिला के बिल्कुल एक जैसे करेक्टर अगर दो इंडिविजुअल्स में हैं तभी हम एक स्पीसीज में रख सकते हैं. बहुत एक जैसी स्पीसीज को हम एक जीनस में रखते हैं. A group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. एक जिनके ज़्यादातर करेक्टर कॉमन हों लेकिन वो इंटरब्रीड ना कर सकें, आपस में मिलकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना कर सकें, तो हम उन्हें एक जेनरा में रखेंगे, अलग स्पीसीज में रखेंगे. उसके बाद रिलेटेड जेनरा को हम फैमिलीज में रखते हैं. रिलेटेड फैमिलीज को हम ऑर्डर में रखते हैं और ऑर्डर्स को क्लास में और क्लास को फाइलम में. पौधों में फाइलम नहीं कहते, डिवीजन कहते हैं. और हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी है किंगडम. सारे एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, सारे प्लांट किंगडम प्लांटी में आते हैं. और पुराने ज़माने में तो केवल 2 ही किंगडम थे, बैक्टीरिया तक भी इन्हीं किंगडम्स में रखे जाते थे. लेकिन अब एक नया क्लासिफिकेशन आ गया है जो अगले लेसन में आप पढ़ेंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के, ये आपकी बुक में हैं, इनको भी नोट करेंगे और याद भी करेंगे. अब यहाँ ये एक छोटा सा दिमाग लगाने का काम दिया है.
From the table, which two animals are most closely related? कैट, वॉल्फ एंड फ्लाई 3 एनिमल्स हैं और उनके पूरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दी हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा रिलेटेड कौन सी होगी, जिसके ऊपर के टैक्सॉन सेम होंगे और बहुत नीचे जाकर के डिफरेंस आएगा, वो मोस्ट रिलेटेड स्पीसीज मानी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही। इस लेसन के कुछ भाग जो टैक्सोनॉमिक एड्स वगैरह थे वो इस बार डिलीट कर दिए गए हैं। लॉकडाउन की वजह से कुछ सिलेबस घटाया गया है। उनमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं था कि आपको आगे के लिए याद करने पड़े, इसलिए उनको हम छोड़ रहे हैं। थैंक यू।